हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएनएस दुनिया पर। और आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट पर जो यूके आकर बसने वालों के लिए न केवल ज़रूरी है बल्कि अक्सर सबसे पहली चुनौती भी बनकर सामने आता है। और वो है यूके में किराए पर घर लेना और उससे जुड़ा हुआ सबसे ज़रूरी दस्तावेज यानी हाउस रेंट एग्रीमेंट। अगर आप यूके में नए हैं या घर बदलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूके में जब आप किसी भी मकान को किराए पर लेते हैं तो मकान मालिक और किराएदार के बीच एक कानूनी समझौता किया जाता है जिसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका सबसे आम और रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म है अश्योर्ड शॉर्ट होल्ड टेनेंसी यानी एएसटी। ये एग्रीमेंट इस बात को तय करता है कि मकान में रहने की शर्तें क्या होंगी, किराया कितना होगा, कितने समय तक रहेगा और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां क्या होंगी। हालांकि यूके में कुछ लोग मौखिक एग्रीमेंट भी करते हैं, लेकिन कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जोखिम भरा हो सकता है। एक लिखित एग्रीमेंट हमेशा सेफ होता है क्योंकि डिस्प्यूट की कंडीशन में वही आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब जब हम रेंट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सी बातें क्लियरली लिखी होती हैं। इसमें आमतौर पर किराए की रकम, पेमेंट की तारीख, एग्रीमेंट का टर्म यानी कितने महीने या साल तक आप वहां रह सकते हैं, डिपॉजिट की रकम और दोनों पक्षों यानी मकान मालिक और किराएदार की जिम्मेदारियां भी शामिल होती हैं। कई बार इसमें एक ब्रेक क्लॉज भी होता है जिसका मतलब होता है कि आप तय समय से पहले एग्रीमेंट खत्म करना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं ब्रेक क्लॉज की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेनेंसी एग्रीमेंट में। ब्रेक क्लॉज का मतलब होता है कि एग्रीमेंट खत्म होने की तय टाइम लिमिट से पहले भी आप या मकान मालिक बिना किसी भारी जुर्माने के कुछ शर्तों के तहत घर छोड़ सकते हैं या एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एग्रीमेंट 12 महीने का है और उसमें ब्रेक क्लॉज है तो 6 महीने के बाद आपको या मकान मालिक को यह ऑप्शन मिल जाता है कि आप दोनों पहले ही समझौता समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपने नोटिस की टाइम लिमिट का पालन किया हो। ये क्लॉज आमतौर पर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है जो इंडेफिनिट पीरियड के लिए उस मकान में या यूके में नहीं रुकना चाहते या फ्यूचर में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कोई रेंट एग्रीमेंट साइन करें तो यह देखना बेहद ज़रूरी है कि उसमें ब्रेक क्लॉज है या नहीं, ताकि बाद में किसी भी प्रॉब्लम से बचा जा सके। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में, लेकिन अगर आप यूके में मकान किराए पर लेने का पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो हमारे यूके एकोमोडेशन वाले इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप जब भी किसी घर में रहने जा रहे हैं तो मकान मालिक की ये लायबिलिटी होती है कि वो आपको कुछ दस्तावेज सौंपे। इसमें शामिल है टेनेंसी एग्रीमेंट की एक कॉपी, गैस सेफ्टी सर्टिफिकेट, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट यानी ईपीसी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिपोर्ट और सरकार की तरफ से जारी की गई हाउ टू रेंट गाइड। इन सभी दस्तावेजों का मकसद ये इंश्योर करना होता है कि मकान सेफ है और किराएदार को उसके राइट्स की पूरी जानकारी है। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। यूके में मकान किराए पर लेते समय आपसे आमतौर पर 1 महीने का किराया बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, लेकिन यूके के कानून के मुताबिक मकान मालिक को ये डिपॉजिट किसी सरकारी रिकॉग्नाइज्ड स्कीम में जमा कराना जरूरी होता है। ऐसी स्कीम में शामिल है माई डिपॉजिट्स, डीपीएस यानी डिपॉजिट प्रोटेक्शन सर्विस और टीडीएस यानी टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम्स। मकान मालिक को आपको इसकी कंफर्मेशन भी देनी होती है कि आपका डिपॉजिट किस स्कीम में रखा गया है, और इसका फायदा यह है कि अगर आपके घर छोड़ते समय कोई डिस्प्यूट होता है तो ये स्कीम आपके पैसे की हिफाजत करती है। यूके की सरकार ने किराएदारों की सेफ्टी के लिए कुछ ऑफिशियल स्कीम्स बनाई हैं जिन्हें टेनेंसी डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम्स कहा जाता है। इन स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप मकान मालिक को जमा करते हैं वो हिफाजत से रखा जाए और घर छोड़ते वक्त आपको सही ढंग से लौटाया जाए। सबसे फेमस स्कीम है डीपीएस यानी डिपॉजिट प्रोटेक्शन सर्विस, जो गवर्नमेंट रन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें डिपॉजिट सीधे उनके अकाउंट में जमा होता है और मकान मालिक या किराएदार में से कोई भी इसे छू नहीं सकता जब तक कि टेनेंसी खत्म नहीं होती। दूसरी ओर है टीडीएस यानी टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम, जो एक इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है। इसमें डिपॉजिट मकान मालिक के पास ही रहता है, लेकिन उसे टीडीएस से इंश्योरेंस करवाना होता है
ताकि किसी डिस्प्यूट की सिचुएशन में किराएदार को अप्रोप्रिएट सेफ्टी मिल सके। इन दोनों स्कीम्स में अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच डिस्प्यूट हो जाए तो ये इंस्टीट्यूशंस फेयर तरीके से मीडिएशन करके फैसला लेती हैं। मकान मालिक को कानूनी तरीके से ज़रूरी होता है कि वो 30 दिनों के भीतर किराएदार को ये जानकारी दे कि उसका डिपॉजिट किस स्कीम में जमा किया गया है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि यूके में घर आपको निजी मकान मालिक से भी मिल सकता है और किसी लिटिंग एजेंसी के ज़रिए भी। अगर आप एजेंसी के ज़रिए घर लेते हैं तो आपको आमतौर पर थोड़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, लेकिन ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल होता है। वहीं निजी मकान मालिक से सीधे डील करना आसान लग सकता है, लेकिन इससे फ्रॉड के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, खास तौर पर तब जब आप नए हो और सिस्टम को ठीक से न जानते हों। घर किराए पर लेने से पहले एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं रेफरेंसिंग। इसमें एजेंसी या मकान मालिक आपके दस्तावेजों की जांच करता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि आप किराया समय पर चुका सकेंगे। इसके लिए आपसे पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर या इनकम प्रूफ जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपके पास यूके की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो कई बार आपसे गारंटर की मांग की जा सकती है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिम्मेदारी ले सके। अगर आपके पास गारंटर या रेफरेंस नहीं है तो मेरी यूके एकोमोडेशन वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आप यूके में गारंटर कैसे पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किराए में क्या क्या शामिल होता है। कई बार घर पूरी तरह फर्निश्ड होता है, यानी फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब कुछ होता है। कुछ घरों में आपको सिर्फ किचन अप्लायंसेस मिलते हैं और बाकी चीज़ें खुद लानी होती हैं। साथ ही ये भी क्लियर करना होता है कि क्या किराए में बिजली, पानी, इंटरनेट और काउंसिल टैक्स जैसी चीज़ें शामिल हैं या नहीं। इसीलिए एग्रीमेंट पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है। यूके में मकान मालिक अगर किराया बढ़ाना चाहे तो वो सीधे नहीं बढ़ा सकता, उसे तय प्रोसेस को फॉलो करना होता है। फिक्स टर्म के दौरान किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि अगर एग्रीमेंट में किराया बढ़ाए जाने का क्लॉज है तो मकान मालिक फिक्स टर्म के दौरान भी किराया बढ़ा सकता है। अगर आप लंबे वक्त तक रहना चाहते हैं तो मकान मालिक आपको नोटिस देकर रेंट रिवाइज कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं और ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। अगर आपका 12 महीने का टेनेंसी टर्म खत्म हो जाता है और आप फिर भी उसी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं तो आमतौर पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, आप और मकान मालिक मिलकर नया रेंट एग्रीमेंट यानी नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसे रिन्यू करना कहते हैं। इसमें आप दोनों नई शर्तों पर सहमत होते हैं और एक नया तय टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं। दूसरी सिचुएशन तब होती है जब नया एग्रीमेंट नहीं किया जाता। तब आपका टेनेंसी अपने आप एक टेनेंसी इन टेक्चर या रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आपका एग्रीमेंट फिक्स टर्म के बजाय महीने दर महीने के बेसिस पर चलता है। इस सिचुएशन में आप या मकान मालिक 1 महीने का नोटिस देकर टेनेंसी खत्म कर सकते हैं। हालांकि किराया और बाकी शर्तें एग्जिस्टिंग टेनेंसी वाली ही बनी रहती हैं, बशर्ते कि कोई नया एग्रीमेंट ना हो। एग्जिस्टिंग टेनेंसी खत्म होने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच इस बात की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि आप नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट में चलने देना चाहते हैं। रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट में रहने का फ़ायदा ये है कि आप अगले साल भी पुराने किराए पर ही रहना जारी रखते हैं। अगर कभी आपको मकान छोड़ना पड़े तो उसका भी प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है। आपको लिखित में नोटिस देना होता है जो आमतौर पर 1 महीने का होता है। अगर आपके रेंट एग्रीमेंट में ब्रेक क्लॉज है तो आप एग्रीमेंट खत्म होने से पहले भी मकान छोड़ सकते हैं। वहीं मकान मालिक भी अगर आपसे मकान खाली करवाना चाहता है तो उसे सेक्शन 21 या सेक्शन 8 नोटिस के जरिए ऐसा करना होता है। सेक्शन 21 को आमतौर पर नो फॉल्ट एविक्शन कहा जाता है, यानी इसमें मकान मालिक को किराएदार को निकालने के लिए कोई खास रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते कि टेनेंसी की तय टाइम लिमिट पूरी हो चुकी हो और नोटिस रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया हो। दूसरी ओर सेक्शन 8 तब लागू होता है जब किराएदार किसी सीरियस रूल का वायलेशन करता है, जैसे किराया न देना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या पड़ोसियों को परेशान करना। इस कंडीशन में मकान मालिक को अप्रोप्रिएट लीगल रीजन देना होता है और कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, यानी जहां सेक्शन 28 एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वहीं सेक्शन 8 एलिगेशंस और एविडेंस पर बेस्ड होती है। बहुत से लोग रेंट एग्रीमेंट के दौरान कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं,
जैसे बिना पढ़े रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर देना, या घर में रहना शुरू करने से पहले उसकी फोटो या वीडियो ना लेना, या बिना पक्के डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ बातों पर भरोसा करके डील करना। ये सब बातें आगे चलकर बड़ी परेशानी की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा यूके में कभी-कभी रेंट स्कैम्स भी हो जाते हैं, जैसे फर्जी एजेंट्स, नकली एडवर्टीजमेंट और एडवांस में कैश मांगने वाले लोग। इसलिए हमेशा प्रॉपर्टी देखने के बाद ही पैसे दें और सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंसी या भरोसेमंद वेबसाइट से ही घर लें। अगर आपको कभी किसी कानूनी मदद की ज़रूरत हो, तो यूके में शेल्टर, सिटीजन्स एडवाइस और gov.uk जैसे सरकारी पोर्टल्स आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये न केवल जानकारी देते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त में सलाह और मदद भी करते हैं। तो दोस्तों, यूके में किराए पर घर लेना एक इजी प्रोसेस हो सकता है, अगर आप जानकारी से लैस हों, एहतियात बरतें और हर बात दस्तावेज में लिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब दूंगा। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आप हमारी वेबसाइट mnsdunia.com पर जाकर देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एमएनएस दुनिया के साथ।